हेलो गाइस, मैं कुमार गौरव गैनी मिड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन आए हैं उनका समग्र विश्लेषण करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में प्रथम रैंक पर था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अब देखिए इसके बारे में पहले तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। और नॉर्वे जो 2019 मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे था। ठीक है गाइस। और 2020 में भी नॉर्वे प्रथम स्थान पे था। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने इसकी अवधारणा दी थी। यानी मानव विकास सूचकांक की अवधारणा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दी थी। और पहला मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में आया था। ठीक है गाइस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला मानव विकास सूचकांक कब आया था? तो वो 1990 में आया था। ठीक है गाइस, चलिए मैं इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ। जैसे पूछा गया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है यानी जो मानव विकास सूचकांक होता है, मानव विकास सूचकांक होता है उसको कौन लॉन्च करता है? तो उसको यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है गाइस, जारी किया जाता है। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगर आपसे पूछ ले कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1965 में। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो किए थे दादा भाई नौरोजी। और इसी सत्र में स्वराज शब्द को अपनाया गया था। ठीक है गाइस, यहाँ लिख लीजिए स्वराज शब्द अपनाया गया। अगर आपसे पूछ ले कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कितने बार अध्यक्षता की है? कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। यह भी क्वेश्चन आया है कि कितनी बार अध्यक्षता की है। पहली बार किए थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, यह भी कलकत्ता अधिवेशन था। और दूसरी बार उन्होंने किया था 1893 में। और तीसरी बार किया था 1906 में। ठीक है गाइस, तो ये तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये तीनों अधिवेशन नौरोजी ने की थी। और ये तीनों अधिवेशन
कलकत्ता में हुए थे। ठीक है गाइज, कलकत्ता में ये तीनों अधिवेशन हुए थे। चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। और कब स्थापना हुई थी? 1885 में। और एक बार डेट भी पूछा गया है, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है गाइज। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड डफरिन। कौन थे गाइज? लॉर्ड डफरिन। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसका पूर्वगामी संस्था कौन थी? मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन थी? तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। एसोसिएशन ये INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। पूर्वगामी संस्था थी। ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नेक्स्ट चेयरमैन जो 1 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। और चलिए कुछ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए यह महारत्न कंपनी है। पहली बात, महारत्न कंपनी है। और इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना 1954 में हुई थी। यह भी कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो इस समय चेयरमैन है वो सोमा मंडल है, पहली बात। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महारत्न कंपनियां कितनी हैं तो वो हो जाएंगी 10। महारत्न अगर कंपनी के बारे में पूछ लिया जाए कितनी महारत्न कंपनियां हैं तो वो उसकी संख्या कितनी है? 10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो मृत कोशिका की खोज की। ठीक है गाइस। तो अगर पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, तो मृत कोशिका। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तब भी आंसर आप रॉबर्ट हुक को ही लेंगे। ठीक है गाइस। कोशिका की खोज के बारे में अगर पूछ ले कोशिका की खोज किसने की, तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जीवित, ये तो मृत कोशिका की खोज किए थे, अगर जीवित कोशिका के बारे में पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो वो हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने किसकी खोज किया था गाइस? इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो उसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने की, तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, जापान में नए शाही युग का शुभारंभ हुआ है, तो उस शाही युग का नाम क्या है? देखिए इसके पहली बात आप लोग इसके डिटेल में जाइए। जो 1989 में अकीहितो ने जापान की राजगद्दी संभाली थी। ठीक है गाइस, राजगद्दी संभाली। और जब इन्होंने राजगद्दी संभाली, जब कोई भी राजा जापान में राजगद्दी संभालता है तो उसी समय एक नए युग की शुरुआत हो जाती है।
तो जो 1989 में नए युग की शुरुआत हुई थी उसका नाम था हीसेई, उसका नाम था हीसेई युग। ठीक है गाइज, तो 1989 में नए युग की शुरुआत हुई थी हीसेई युग, जिसके राजा कौन थे? अकीहितो। और ये 30 साल बाद, यानी यहाँ लिख लीजिए 30 साल बाद 2019 में इन्होंने राजगद्दी छोड़ दिया और इनके जो उत्तराधिकारी थे, इनके युवराज जो थे, उन्होंने गद्दी संभाली और उनका नाम था नारूहितो। नारूहितो। और नारूहितो के संभालते ही एक नए युग की शुरुआत हुई जिसका नाम था रीवा युग। रीवा युग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रीवा युग। 2019 में रीवा युग की शुरुआत हुई। ठीक है गाइज, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 2018, 2019, 2020 ये तीनों थीम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 2018 का ये थीम था। ठीक है गाइस, पर्यावरण दिवस का। अगर आपसे पूछ ले कि 2019 का थीम क्या था, और अगर आपसे पूछ ले 2020 का थीम क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आपसे पूछ ले कि 2019 का थीम क्या था, तो कुछ नहीं, बस बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है, वहाँ पे बीट एयर लिख दीजिए। बीट एयर पोल्यूशन 2019 का थीम था। और बीट देखिए, और 2020 का थीम था 2020 का थीम था 2020 का थीम था बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। ठीक है गाइस, तो 2020 का थीम था, यहाँ पे सेलिब्रेट लिख लीजिएगा, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। ये 2020 का थीम था। तो ये तीनों थीम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टिकोण से, कोई भी थीम आपसे पूछी जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक है गाइस, तो कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर है। वैसे तो अगर देखा जाए तो K2 होगा, लेकिन K2 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ठीक है गाइस, तो अगर आपसे पूछ ले, ये तो विवादास्पद हो गया K2, लेकिन अगर पूछे अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल अभी हाल ही फिलहाल में अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है तमिलसई सौंदरराजन। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चूने का पानी का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH का ट्वाइस, जिसको बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। बूझा हुआ चूना। ठीक है गाइस, इसी तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, धावन सोडा का सूत्र होता है, जो धोने वाला सोडा होता है उसका सूत्र होता है NaCO3 × 10H2O। ठीक है गाइस, अगर आपसे बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ लिया जाए तो उसका फार्मूला होता है NaHCO3। अगर आपसे पूछ ले
फिटकरी का सूत्र, फिटकरी का भी पूछा जा रहा है, तो फिटकरी का अगर सूत्र पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ये जरूर याद रखिएगा, यहीं पर लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे 24H2O होता है। अगर आपसे पूछ ले कि लाल दवा का सूत्र क्या होता है, लाल दवा आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, तो उसका सूत्र होता है KMNO4। ठीक है गाइज, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1989। ठीक है गाइज, और सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सांची का स्तूप भारतीय नोट, कौन से भारतीय नोट के पीछे है, तो जो 200 रुपये का भारतीय नोट आया है उसके पीछे सांची का स्तूप है। ठीक है गाइज, चलिए मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ। जो सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, मध्य प्रदेश की तीन धरोहर स्थल विश्व विरासत स्थल के रूप में जानी जाती हैं, यानी उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। पहली देखिए खजुराहो का मंदिर, दूसरा सांची का स्तूप, और तीसरा अगर आपसे पूछ ले तो वो हो जाएंगी भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है गाइस, तो ये तीनों जो स्थल हैं ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किए गए। कब घोषित किए गए? जो खजुराहो का मंदिर है वो 1886 में धरोहर स्थल घोषित किया गया, और सांची का स्तूप को 1889 में धरोहर स्थल घोषित किया गया। और अगर देखा, जो ये 1800 नहीं है गाइस, ये 1900 होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये अभी मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा, ये जो खजुराहो का मंदिर है ये 1986 में। ठीक है गाइस, ये सांची का स्तूप को 1989 में, और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसको 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो देखिए, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर ये, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है गाइस, अप्रत्यक्ष कर। देखिए, जीएसटी से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जो अपना जीएसटी है ये सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया? तो उसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है गाइस, अगर पूछ ले ये किसकी सिफारिश पर आया था, तो ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ। अगर आपसे पूछ ले कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है गाइस, तो इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। इसको बाइल जूस भी कहते हैं, लेकिन अगर लीवर ना ऑप्शन में हो तो वहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पित्ताशय। अगर ऑप्शन में पित्ताशय हो तो पित्ताशय ही लगाइएगा। अगर पूछ दिया जाए कि पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित हो जाता है, तो उसका आंसर तो पित्ताशय होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में पित्ताशय न हो तो लीवर भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी तरह से अगर पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो उसका आंसर भी लीवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं।
और अगला क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज रूहर रीजन लोकेटेड। ये जो रूहर होता है ये बिटुमिनस कोयले के लिए फेमस है। और आप जानते हैं कि जो बिटुमिनस कोयला होता है वो भारत में कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर? झारखंड में कहाँ? जो झरिया की माइन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर पूछ दिया गया कि वेयर इज, अब देखिए ये जो रूहर है ये जर्मनी का क्षेत्र है, ये जर्मनी का ही एक क्षेत्र है रूहर। और ये किस लिए फेमस है? बिटुमिनस कोयले के लिए। ठीक है, बिटुमिनस कोयले के लिए फेमस है। तो ये तो इसका तो आंसर हो गया कि जो रूहर रीजन है वो बिटुमिनस कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, और कहाँ लोकेटेड है? अगर इसका आंसर तो जर्मनी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाता है कि भारत का रूहर किसे कहते हैं, भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ये जो दामोदर घाटी का रीजन है, दामोदर बेसिन को ही भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला मिलता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया फुटलूज इंडस्ट्री। देखिए यह एक प्रकार की ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी जो कच्चे माल पर डिपेंड नहीं करती। इसको आप कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, विश्व के किसी भी कोने में फुटलूज इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सकता है, क्योंकि इसकी निर्भरता कच्चे माल पर नहीं होती है। जैसे आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, ठीक है गाइस, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है तो इसमें इसका जो कच्चा माल पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी इसका असेंबल प्रोडक्ट ले आइए और असेंबली कर दीजिए तो ऑटोमोबाइल बन जाएगा। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसकी निर्भरता कच्चे माल पर न हो उसको फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है गाइस, जैसे जो डायमंड इंडस्ट्री होती है, डायमंड इंडस्ट्री, यह भी एक तरह की फुटलूज इंडस्ट्री होती है। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। इसका आंसर तो आप लोग जानते ही हैं, अजमेर। देखिए राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो ये जानिए कि राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं राजस्थान में, आप लोग बताइएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ 25 सीटें हैं। और राज्यसभा की आप सीटें कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है गाइस, और राजस्थान से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखिए सबसे पहली बात कि जो जयपुर यूनेस्को धरोहर साइट घोषित किया गया है वो कौन से सन में घोषित किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 2019 में किया गया है। ठीक है, और ये बताइए कि जो जयपुर है इसको इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण किसने कराया था? सवाई जय सिंह। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरे को डाउट है, आप लोग आंसर बताइएगा किसने निर्माण करवाया था जयपुर का। ठीक है गाइस, वैसे सवाई जय सिंह ही इसका आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया HTTP का। देखिए दो फुल फॉर्म तो आप लोग याद ही रखिए, बार बार रिपीट हो रहा है, HTTP और HTML। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर HTML का पूछ दिया जाए तो हाइपर टेक्स्ट तो समान रहता है इसका। देखिए ऊपर भी हाइपर टेक्स्ट है और नीचे भी हाइपर टेक्स्ट है, लेकिन ML के लिए हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है गाइस, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, पहले वाले में ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज, यही दो डिफरेंस होता है, नहीं तो सब सेम है फुल फॉर्म में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया। देखिए अपना जो संविधान है
इसका आंसर तो पहले हो जाएगा फ्रांस। ठीक है गाइज। अब ये सुनिए, अपना जो संविधान है इसमें जो स्वतंत्रता समानता और बंधुता, इसकी जो संकल्पना है वो फ्रांस से लिया गया है। और अपना जो देश है वो गणतांत्रिक है, इसकी भी संकल्पना, इसकी तांत्रिक है, इसकी भी संकल्पना फ्रांस से ली गई है। ठीक है गाइस। तो ये दो जो अवधारणाएं हैं ये दोनों फ्रांस से ली गई हैं। जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यह भी फ्रांस से लिया गया है। और रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक, अपना देश गणतांत्रिक है, वो भी फ्रांस से लिया गया है। ठीक है गाइस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय में स्थानीय स्वशासन का जन्म किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम रेगुलर यानी नियमित जनगणना किसने कराई? तो इसका भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इन्होंने कब कराई थी? 1881 में। ठीक है गाइस। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? प्रथम फैक्ट्री एक्ट। अब देखिए फैक्ट्री एक्ट क्या था और इसके बारे में थोड़ा आप लोग को जानना चाहिए। तो ये भी 1881 में पारित हुआ। अब इसके बारे में मैं आपको 2 लाइनें बता देता हूँ। जो फैक्ट्री एक्ट आया था लॉर्ड रिपन के समय, इसमें ये कहा गया कि जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं इनको फैक्ट्रियों में तो काम में तो लिया जाएगा, लेकिन इनका जो वर्किंग आवर होगा, इनका जो कार्य का समय होगा वो 9 घंटे कर दिया गया। पहले 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लड़कों से काम कराया जाता था कारखानों में। लेकिन इस एक्ट के तहत जो 7 से 12 वर्ष के बच्चों का जो वर्किंग आवर उसको घटाकर 9 घंटे कर दिया गया। और 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए मनाही कर दी गई। ठीक है गाइस। तो ये था प्रथम फैक्ट्री एक्ट। और जो खराब मशीनें थी उनके पास काम करने के लिए मनाही कर दी गई किसी भी आयु के बच्चों को। ठीक है। तो ये था। अगर आपसे पूछ दे कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको पारित किया था लॉर्ड लिटन ने, और इसको कैंसिल कौन किया? तो इसको कैंसिल किया लॉर्ड रिपन ने। ठीक है गाइस। ये भी पूछता है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लॉर्ड लिटन ने पारित किया उसको कैंसिल कौन किया? तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। और कब किया? 1882 में। तो ये सभी क्वेश्चन है जो लॉर्ड रिपन से बनते रहते हैं। तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है गाइस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय द्वारा कौन सी कौशल योजना लॉन्च की गई? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है गाइस। इसको कब लॉन्च किया गया? 15 जुलाई 2015 में। इसका मेन उद्देश्य था कि जो अपने युवा हैं उनमें बेसिक स्किल का डेवलपमेंट करना है। ठीक है गाइस। ताकि वो रोजगार को ढूंढ सकें। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात इनको क्या भारत रत्न दिया गया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ।
और पूछ दिया जाए कि कब दिया गया था भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को, तो 1999 में दिया गया था। देखिए 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है गाइस, पहले थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को भी 1999 में भारत रत्न दिया गया और इनको 1998 में नोबेल दिया जा चुका था। ये भी याद करिएगा कि जो अमर्त्य सेन थे इनको 1998 में नोबेल प्राइज दिया जा चुका था और बाद में इनको भारत रत्न मिला। वैसे ही 1989 में मदर टेरेसा को पहले नोबेल दिया गया। ठीक है गाइस, और 1980 में भारत रत्न दिया गया। सेम 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल दिया गया और 1 साल बाद 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया। चलिए हम लोग भारत रत्न की बात कर रहे हैं तो यहीं तक रहने देते हैं। और 1999 में 4 लोगों को दिया गया, तो एक तो अमर्त्य सेन हो गए, दूसरे कौन थे? पंडित रविशंकर जो सितार वादक थे। तीसरे कौन थे? तीसरे थे गोपीनाथ बारदोलोई। और चौथे थे अपने जयप्रकाश नारायण। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो जरूर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया गया और 1998 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको आप ये ईयर याद रखिएगा और इसका आंसर हो जाएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण से प्रेरित है। तो देखिए इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूं कि सांसद आदर्श ग्राम जो योजना थी ये क्या थी। इसमें कहा गया कि जो सांसद होंगे, जो भी एमपी होंगे, वो गांव को गोद लेंगे, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट करेंगे। और ये कब लॉन्च हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना थी इसको 2 भागों में बांटा गया, एक 2014 से 2019 और दूसरा स्टेज है वो 2014 से 2019 से 2024 की चल रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है एटीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था छात्र व टीचर, जितने भी टीचर लोग हैं उनमें, छात्र और टीचर में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, यानी इनको नवाचार आज का जमाने में चल रहा है उससे अवगत कराना। ठीक है गाइस, तो एटीएल का फुल फॉर्म क्या हो गया? अटल टिंकरिंग लैब। और ये किसके तहत लॉन्च हुआ था? अटल इनोवेशन मिशन के तहत। अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि किस योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया, अटल इनोवेशन मिशन के तहत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसका आंसर आप लोग पहले लिख लीजिए, GSLV MK3M1। ठीक है गाइस, अब देखिए आपको मैं पहली बात, और जब ये लॉन्च किया गया तो इसरो के हेड कौन थे? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, के सिवान। ठीक, और कब लॉन्च किया गया? 2019 में। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक कंपैरिजन बताता हूं, यहां से आप लोग को याद रहेगा। चंद्रयान 1, मंगलयान, और यहां लिख लीजिए चंद्रयान 2। यहां से आप लोग को एक ही बार में सभी चीजें याद हो जाएंगी। यहां पर आप लोग लाइनिंग बना लीजिए। देखिए चंद्रयान जो 1 था ये
2008 में लॉन्च हुआ। ठीक है गाइज। अगर मंगलयान की बात किया जाए तो 2013 में लॉन्च हुआ और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ। ठीक, यह इसका रॉकेट कौन था? PSLV C11। यह किससे लॉन्च हुआ था? यह लॉन्च हुआ था PSLV C25 और ये लॉन्च हुआ था GSLV MK3M1। ये बात हो गई। अब यहां पे ये पूछा जाता है कि इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो इस समय थे M माधवन। ये भी लिख लीजिए, M माधवन 2008 में इसरो के चेयरमैन थे। ठीक है, और इस समय थे राधा कृष्णन करके, उनका नाम था, उनका टाइटल था राधा कृष्णन। और इस समय जो चंद्रयान जब 2 लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? के सिवान। ये तीनों चीजें आप लोग याद रखिए कि 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ, किस रॉकेट से भेजा गया? PSLV C11 से। उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? M माधवन। और मंगलयान 2013 में लॉन्च हुआ PSLV C25 से, और उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? राधा कृष्णन। और अगर चंद्रयान 2 की बात कर दी जाए तो चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ, GSLV MK3M1 से लॉन्च हुआ, और उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? के सिवान। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में किस रेसलर को दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। देखिए, अगर राजीव गांधी खेल रत्न की राशि पूछ ली जाए तो 25 लाख होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया, तो ये जो ग्रैंड मास्टर हैं अपने, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। ओके गाइस, कब दिया गया था? 1992 में सबसे पहली बार इनको दिया गया था। और देखिए ऐसे कई अवार्ड होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड। इसके बारे में पूछा गया कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग नाम से ही बता सकते हैं कि जो लोग कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। जैसे पूछ लिया जाता है अर्जुन अवार्ड, तो जो अर्जुन अवार्ड उसे दिया जाता है जो खेल में अच्छा करता है, तो बढ़िया खेल दिखाने के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। जो बढ़िया खेल की प्रदर्शनी करता है उसके लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग। देखिए, यह एक अंग्रेज थे, उन्होंने इन मेमोरियम पेंटिंग बनाई थी। ठीक है गाइस, उनका नाम था जोसेफ नोएल पेटन। ठीक है, तो ये नाम कहीं आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कई पेंटिंग फेमस है उसको पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है मोनालिसा की पेंटिंग, द लास्ट सपर। तो ये दोनों पेंटिंग किसने बनाई है? लियोनार्डो द विंची। ठीक है गाइस, और ये कहाँ के थे? ये इटली के रहने वाले थे। एक बार एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो भारत माता की पेंटिंग है उसको किसने बनाया है, तो उसका आंसर हो जाएगा अबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है गाइस, तो यह भी आप लोग कहीं लिख लीजिएगा कि जो भारत माता की पेंटिंग है इसको किसने बनाया था, तो वो बनाए थे अबिंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन थी, तो उसका नाम था दक्कन क्वीन। ठीक है, और दक्कन क्वीन ये उपनाम पुणे का ही है, तो यहां से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन थी वो तो दक्कन क्वीन थी,
और कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे उपनाम पूछा जाता है, दक्कन क्वीन किसे कहते हैं, पुणे को। जैसे एक उपनाम पूछा गया आपसे, देखिए ये बताइएगा आपको कि अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, इसको बताइएगा। और एक पूछा गया सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहते हैं, इसी एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि, चलिए पहले इसका आंसर मैं बता देता हूं, अरब सागर की रानी तो कहते हैं कोच्चि को, और सिटी ऑफ जॉय कहते हैं कोलकाता को, कोलकाता को। ये तो इसका आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ पैलेस किसे कहते हैं, सिटी ऑफ पैलेस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और बस यहीं तक हम लोग का सफ़र था। तो चलिए, अगर हम लोग की मुहिम आपको अच्छी लग रही हो और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, जो भी त्रुटियां हो रही हो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करिए और हम लोग को मोटिवेट करिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग का लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है गाइस, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।